गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा आज हम नया पाठ सोना जो कि आपका पाठ 17 है, इसका अभ्यास कार्य देखेंगे। अभ्यास सागर पुस्तिका खोलिएगा अपनी। यहाँ पर जो आपको करना है, इसमें व्यंजन संधि करनी है। आपने इससे पहले संधि की थी, तो संधि में भी आपने स्वर संधि की थी, है ना। संधि मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, जब दो वर्णों के मेल से उनमें होने वाले परिवर्तन को हम संधि कहते हैं। जैसे हमने फिर उसके बारे में पढ़ा भी था, 3 पढ़े थे, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो पिछला पाठ जो हमारा था वो हमारा स्वर संधि से संबंधित था। हमने स्वर संधि के सारे भेद देख लिए थे, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि, है ना। तो यहाँ पर हम जो देखने वाले हैं, हम व्यंजन संधि का अध्ययन करेंगे। तो व्यंजन संधि होता क्या है? जैसे हमने स्वर संधि में पढ़ा था कि स्वर का मेल स्वर से होता है ना। तो यहाँ पर हम जो देखेंगे व्यंजन संधि में क्या देखते हैं कि व्यंजन या फिर स्वर का मेल व्यंजन के साथ ही होता है। व्यंजन का मेल व्यंजन से ही होगा। जैसे आपने व्यंजन पढ़े हैं ना बेटा, स्वर पढ़े थे और आ ई ई, ये आपके स्वर थे, 11 होती है इनकी संख्या। फिर आपने अब आप क्या पढ़ रहे हैं, व्यंजन पढ़ रहे हैं, तो व्यंजन हमारे 33 होते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने क ख ग घ लिख रखा है, तो ये शुरुआत से आपने बचपन से पढ़ रखा है, लेकिन इसको रिकॉल कर लेते हैं। मैंने हर जो भी वर्ण है, जो भी व्यंजन है, 5-5 करके लिखा है। इसका लिखने का एक कारण है। क्या कारण है? यहाँ पे देखिए जो क ख ग घ, तो ये जो पहले 5 वर्ण हैं, पहले 5 जो व्यंजन हैं, ये क वर्ग कहलाते हैं। क से पहला, आपका पहला वर्ण क है, तो ये क वर्ग कहलाता है। ठीक है। फिर है च छ ज झ ञ, तो च से शुरुआत हो रही है, तो ये च वर्ग कहलाता है। फिर ये ट से शुरुआत है, तो ट वर्ग कहलाता है। फिर त से शुरुआत है, तो त वर्ग कहलाया। प से शुरुआत है, तो प वर्ग। इस तरीके से ये 5 हमारे क्या हो गए, ये 5 हमारे वर्ग कहलाए। कौन कौन से वर्ग? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इसके बाद जो होते हैं अंतस्थ व्यंजन होते हैं, य, र, ल, व। अब अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं बेटा? अंतस्थ का मतलब होता है भीतरी। जिन शब्दों को बोलने में, मतलब जिन शब्दों नहीं, जिन वर्णों को बोलने में भीतर से जो गर्म, भीतर से क्या होता है, मुख से हमारी जो वायु निकलती है वो हमारे मुख के अंगों, चाहे वो दंत हो, ओष्ठ हो, जीवा हो और तालु हो, इनसे स्पर्श पूर्ण रूप से नहीं करती। इनको पूर्ण रूप से स्पर्श न करते हुए जिन वर्णों का उच्चारण किया जाता है और भीतरी उससे होता है, वो अंतस्थ कहलाते हैं। य, र, ल, व। जब आप बोलेंगे ना तो आपको एहसास होगा। फिर है ऊष्म व्यंजन, जो श, स, स, ह, ये 3 तरीके के श हैं। तो ये ऊष्म व्यंजन, ऊष्म का अर्थ होता है गर्मी। जिन वर्णों को बोलने में मुख से गर्म हवा का प्रवाह होता है, गर्म हवा निकलती है, तो वो ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। फिर है जो आपके शत्रज्ञ, ये आपके कहलाते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त क्यों कहलाते हैं? क्योंकि बेटा ये किसी ना किसी 2 वर्णों के मेल से बने हैं, 2 वर्णों के मेल से बने हैं, इसीलिए इसको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। अब जब आपको इनका अध्ययन हो जाएगा, आपको क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग पता चल जाएगा, तो आप आसानी से व्यंजन संधि कर सकते हैं। कैसे? जो हमारा पहला है वो, उसमें हम देखेंगे कि एक पहला, आप अपना उदाहरण देखिए, प्रश्न संख्या 2 देखिए। नीचे दिए गए संधि विच्छेद और संधि युक्त शब्दों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। यहाँ पे आपने देखा दिक धन गज, दिक धन गज लिखा है। दिक धन गज। अब दिक धन गज में यहाँ पे देखिए जो क है और ये ग है, ये दोनों हमारे क्या है? व्यंजन है। इन दोनों व्यंजन को हम मिला देंगे, फिर उससे जो परिवर्तन आएगा वो व्यंजन संधि कहलाएगा, क्योंकि
क्यों कहलाएगा? क्योंकि दोनों हमारे व्यंजन हैं। अब हमने क्या देखा कि जो पूर्व पद का अंतिम वर्ण है, ये पूर्व पद है मतलब पहला वाला वर्ण है, तो पूर्व पद का जो अंतिम वर्ण है ये उत्तर पद के पहले वर्ण से चेंज होगा। अब क्या चेंज होगा देखते हैं। इसमें क्या चेंज होता है बेटा, जो हमारा देखते हैं कि ये जो हमारा क है, ये हमारा क किस में परिवर्तित हो जाता है? ये जो क है ये अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में, अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। जब हम इसको मिलाएंगे तो क हमारा तीसरा वर्ण क्या है? 1 2 3, तो ये क हमारा आधा है ना, तो ये भी आधा होगा। फिर गज आ जाएगा, दिग्गज। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे देखना है कि जो हमारे पहले शब्द का अंतिम वर्ण, यदि पहले शब्द का अंतिम वर्ण क है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण क है या फिर च है, क है, च है या फिर ट है, त है या प है, मतलब पांचों वर्ग का कोई सा भी अगर वर्ण होता है और दूसरे शब्द का पहला वर्ण कोई स्वर मतलब अ आ इ ई, अथवा किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण हो, किसी वर्ग का, चाहे वो क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है, किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण आए, मतलब ग आए, ज आए, ड़ आए, द आए या ब आए, तीसरा या फिर चौथा वर्ण, ठीक है। या ध्यान से समझिएगा, या फिर य र ल व आए। ध्यान से समझना कि अगर हमारे पहले पद में जो अंतिम वर्ण है वो क आए, च आए, ट आए, त आए या प आए, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण इन में से कुछ भी आ जाए, इनमें से कुछ भी आ जाए, या फिर चौथा भी आ सकता है, या फिर य र ल व भी आ सकता है। अगर ऐसा आया है तो तब क्या होगा? तो हमारा जो पहला शब्द है, जो हमारा पहले शब्द का अंतिम वर्ण है, वो अपने ही वर्ग का, मतलब अगर क आया है तो अपने ही वर्ग का तीसरा, अगर च आया है तो अपने ही वर्ग का तीसरा ज आ जाएगा। अगर ट आया है, अगर यहाँ पे ट होता तो ये ड में परिवर्तित हो जाता, अगर त होता तो त परिवर्तित हो जाता द में। इस चीज को ध्यान से समझिएगा, वो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। क्लियर हो गया ना बेटा? अब जैसे शब्द था दिक धन गज, तो हमने दिग्गज क्यों लिखा? इसलिए लिखा क्योंकि जो हमारा क है अपने ही वर्ग का तीसरे में परिवर्तित होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये नियम है, ये नियम है। अगर हमारे पहले शब्द का अंतिम वर्ण कोई सा भी हो, इन 5 में से कोई सा भी हो, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण इनमें से कोई सा भी हो, तो वो परिवर्तित हो जाता है अपने से तीसरे में। ये नियम है। दूसरा उदाहरण देखिए, शायद आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे जगत धन अम्बा। अब यहाँ पे त आया है ना, त आया है, तो त हमारा क्या हो जाएगा? अपने से तीसरे में परिवर्तित हो जाएगा। अब बेटा और जो है, मैंने आपसे कहा ना कि या तो इनमें से आए, या फिर कोई स्वर आए, या फिर ये आए, है ना? तो आया ही है, फिर स्वर आ गया है, त के बाद स्वर आया है, तो ये परिवर्तित होगा अपने से तीसरे में। तो ये हो जाएगा जग, तो हमारा
ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम अपना अब अभ्यास कार्य करते हैं। प्रश्न संख्या 3, वाक धन जाल। वाक धन जाल, वाक धन जाल क्या हो जाएगा? क हमारा अपने से तीसरे वर्ण में, तो क आया है, ग में चेंज हो जाएगा। वाक जाल, दिक धन गज, तो क्या हो जाएगा? दिग्गज, क्योंकि क हमारा ग में परिवर्तित हो गया। सत्य धन गुण, तो त आया है तीसरे में परिवर्तित हो जाएगा, तो सत्य गुण। फिर अब संधि विच्छेद करना है। अब मिले हुए शब्द हैं, आपको विच्छेद करना है। तो भगवद गीता, अब भगवद दो आया है ना बेटा, दो आया है, तो अब हमें क्या करना है? उल्टा चलना है, हमें उससे पूर्व के तीसरा पद देखना है। तो दो आया है तो तो में चेंज हो जाएगा, अगर ड आया होता तो टो में चेंज हो जाता, ज होता तो चौ में चेंज हो जाता, ग आया होता तो क में परिवर्तित होता, क्योंकि हम अब तोड़ रहे हैं, हम विच्छेद कर रहे हैं। देखिए भगवद गीता, तो द हमारा चेंज होगा तो में, तो हम लिखेंगे भगवत धन गीता। फिर है जगदीश, जगदीश, तो द हमारा इसमें भी चेंज हो जाएगा। अच्छा जगदीश है तो जगत धन ईश, क्योंकि बड़ी ई की मात्रा लगी है तो बड़ी ई लगाएंगे, ठीक है। फिर है दिग्दर्शन, तो ग हमारा परिवर्तित हो जाएगा क में, तो हो जाएगा ये दिग धन दर्शन, दिग धन दर्शन। फिर है दिग्ज्ञान, तो वही चीज है, आपने ग को चेंज कर दिया क में और ज्ञान। अब अगला है, ये हो गया हमारा तीसरा और चौथा। अब अगला पृष्ठ देखेंगे। अगले पृष्ठ में अलग है, अलग क्या है ध्यान दे देते हैं। इसमें हमें क्या करना है? यदि पहले शब्द का अंतिम वर्ण, यदि पहले शब्द का कोई भी हमारा शब्द है, पहले शब्द का जो अंतिम व्यंजन है वो क आए, च आए, ट आए, त आए या प आए, वही चीज है जैसे हमने अभी किया था। यदि अंतिम व्यंजन ये है और दूसरे शब्द का पहला वर्ण कोई नासिक व्यंजन हो, नासिक का मतलब है जो नाक से बोले जाती है। नाक से कौन से बोले जाते हैं हम जानते हैं ना, नाक से कौन से बोले जाते हैं? म, न, है ना, और म, न, इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, उसके स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण आ जाता है। तब क्या होता है? तब आप अभी तक आपने तीसरे में चेंज किया था, अब क्या होगा? अगर नासिक व्यंजन आएंगे तो पांचवे में चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पांचवे में चेंज। कैसे? देखिए, एक शब्द है चित्तधन मय, चित्तधन मय, तो आया पहला, मतलब जो आपका ये है तो आया, इनमें से कोई सा भी आए यहाँ पर, और ये जो है नासिक व्यंजन में से कुछ आए तो म आया है, म आए हैं, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये पांचवे में चेंज हो जाएगा। तो हमारा क्या है? तो आया है तो ये अपने से पांचवे में चेंज होगा। तो हमारा क्या हो गया? ये आधा है ना, तो हम नौ भी आधा ही लगाएंगे चिन्ह में। फिर है उत धन नय, तो हमारा जाहिर सी बात है तो यहाँ पे भी आया है तो उन्नयन हो जाएगा। षट मुख, अब ट है तो ये पांचवा क्या है? ण, तो क्या हो जाएगा? षडमुख, षडमुख।
ड़ हमने आधा क्यों लगाया, क्योंकि ट हमारा आधा था। क्लियर हो गया। प्रश्न संख्या 7 देखेंगे। नीचे दिए गए शब्दों का संधि विच्छेद करना है, अब आपको तोड़ना है। तो उन्मेष 9 हमारा 9 आया है ना, तो 9 यहाँ पे है, तो यहाँ पे 5वां देख लीजिए, उल्टा कर लीजिए तोड़ते वक्त। ये नियम है बेटा, ये व्यंजन संधि के नियम है। ये क्यों है, कि इसलिए है, ये विद्वानों ने कर रखा है, तो हमें ये याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो उन्मेष का हो जाएगा उत्धन मेष। तो क्यों हुआ, क्योंकि 9 है ना, और यहाँ पे आपका नासिक व्यंजन है, तो ये 5वें में परिवर्तित हो गया। फिर है सन्मार्ग, जाहिर सी बात है, यहाँ पे भी 9 आया है, तो सत धन मार्ग आएगा। धन मतलब प्लस का साइन होता है। उन्नयन में भी जाहिर सी बात है, यहाँ पे भी क आएगा, उत्धन नयन हो जाएगा। क्लियर है, ये भी हो गया हमारा। अब अगला जो व्यंजन संधि है, इसका नियम क्या है, इसमें देखेंगे यदि तो के बाद चौ, यदि तो के बाद चौ आए, या फिर जौ या झ आए, या फिर टो ड़ो आए, ल आए, तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण, तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण दूसरे शब्द के वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। कैसे, ये नियम है, ये तीसरा नियम है जो आप पढ़ रहे हैं। इसमें अगर कोई, देखिए मैंने बोला ना कि तो आए, तो के बाद, मतलब तो शब्द के बाद कोई सा भी, जैसे हमारा पहला शब्द है, मतलब यहाँ पे जो हमारा पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण होगा वो तो आएगा। अगर, ये नियम है, अगर तो आता है और तो के तुरंत बाद ल आए, ड आए, ड़ आए, ज आए, झ आए, मतलब तो के तुरंत बाद इनमें से कुछ भी आए, ये नियम है, ज आए, झ आए, ड, ढ़, ल आए, तो क्या होता है कि जो भी आया होगा ना वही डबल हो जाएगा। मतलब ये जो पहला वर्ण होगा वही इस तो में चेंज हो जाएगा। जैसे तो आया, तो के तुरंत बाद द आया ना, तो हमारा ल में ही चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये तल्लीन, तल्लीन हो गया। उत्धन ज्वल, उत्धन ज्वल क्या हो जाएगा, तो ज्वल आया है तो वही जौ में चेंज हो जाएगा, उज्ज्वल हो गया। फिर है तत् धन टीका, तो टॉ में ही चेंज हो जाएगा, टीका हो जाएगा। ठीक है, फिर है उत्धन डयन, तो ड आया है तो फिर ड में ही चेंज होगा, उड्डयन। फिर है उत्धन चारण, च आया है तो के बाद च आया है ना, तो ये भी नियम है, तो च में ही चेंज हो जाएगा, उच्चारण। क्लियर है। अब अगला देखेंगे प्रश्न संख्या 11। नीचे दिए गए शब्दों में संधि कीजिए। अब ये अलग नियम है। इसमें क्या नियम है, यदि तो के बाद, अब मतलब वही चीज है, यदि तो आया है, यदि तो के बाद दूसरे शब्द का पहला वर्ण श है, श शलजम वाला, तो संधि करने पर, तो जब आप संधि करेंगे ना, उसको करने पर तो का क्या हो जाता है, च हो जाता है। तो का क्या होगा, च हो जाएगा, और श का क्या होगा, छ हो जाएगा। ये अगला नियम है, ये चौथा नियम है। देखो, यदि तो के बाद दूसरे शब्द का पहला वर्ण श है, तो संधि जब आप करेंगे तो चेंज हो जाएगा च में, और श चेंज हो जाएगा छ में। जैसे मैंने बोला कि तो आए और तो के बाद श आए, तो परिवर्तित हो जाएगा किसमें, च में, और श हो जाएगा छ में। तो ये तो आधा है ना, तो ये च में, और ये श हमारा छ में। ये हमारा शब्द हो गया। तो अगला जो प्रश्न संख्या 11 है उसको देखते हैं। तो सत्य धन शास्त्र, तो सत्य धन शास्त्र, तो हमारा चेंज हो गया च में, और सौ हो गया
अच्छा शास्त्र है तो छास्त्र हो जाएगा। ठीक है। फिर है तत् धन शिव, तत् धन शिव, तत् शिव। क्लियर हो रहा है ना। फिर अगला नियम क्या है, यदि तो के बाद ह आ जाए, यदि तो के बाद ह आ जाए तो क्या करेंगे आप, ह हो तो के स्थान पर द हो जाएगा। जैसे अभी हमने क्या किया था, तो आए और श आता है तो चेंज हो जाता है च में और स हो जाता है छ में। अब अलग नियम है, यदि तो के बाद ह आता है तो चेंज हो जाएगा द में और ह चेंज हो जाएगा ध में, धनुष वाला ध। जैसे उत धन हार, देखो तो आए तो ये द में चेंज हो जाएगा और ये ध में चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो अब उत धन हार है तो आधा है तो द आधा हो जाएगा, ह चेंज हो जा रहा है हमारा ध में, तो क्या हो गया ये उद्धार। फिर तत् धन हित है तो तद्धित हो जाएगा। ये नियम है बेटा, ये क्यों है, ये विद्वानों ने क्या रखा है तो ये हमें याद करना पड़ेगा इसीलिए। अब अगला है, नीचे दिए गए वाक्यों में उपयुक्त विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। विराम चिन्हों को मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। जहाँ पे प्रश्न पूछा जाएगा वहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा, जहाँ पर आपके मन के भाव अचानक निकलेंगे वहाँ पे विस्मयादि बोधक चिन्ह लगेगा। आपने एक्सक्लेमेटरी साइन देखा ना, एक डंडा है ऊपर नीचे बिंदी है तो वो, और फिर है आपका कॉमा लगा हुआ है। कॉमा कहाँ लगता है, जहाँ पर आप एक ही जाति के एक ही वर्ग के बारे में बात करते हैं। जैसे आपने कहा कि मुझे आम, केला, अंगूर, संतरा, एक ही फलों के नाम बता रहे हैं तो आप कॉमा लगाते लगाते विराम लेंगे तो कॉमा लगाएंगे। यहाँ पे कॉमा लगाया जाता है और एक डबल इन्वर्टेड कॉमा जहाँ पे दोहरा उद्धरण चिन्ह लगा है वहाँ किस में लगता है, जब आप किसी के कहे गए कथनों को बताते हैं कि ये किसके कहे गए कथन हैं। और पूर्ण विराम वाक्य के अंत में लगता है, बस प्रश्न सूचक चिन्ह के अलावा, प्रश्न सूचक वाक्य के अलावा। तो पहला है, क्या आप ही श्री राम कुमार हैं, ये प्रश्न पूछा जा रहा है तो आप अंत में क्या लगा देंगे, ठीक है। भाई भरत तुम अयोध्या लौट आओ, भाई भरत, भाई भरत के बाद आपने क्या किया, भरत के बाद विराम लिया, भरत के बाद आपने विराम ले लिया और फिर लास्ट में आपने पूर्ण विराम लगा दिया। तुम अयोध्या लौट आओ, लौट आओ के बाद पूर्ण विराम। राजा उदास होकर बोला, अब क्या होगा, बोला, बोला के बाद आप कॉमा लगाएंगे और उसके कहे गए कथनों को आप डबल इन्वर्टेड कोट में बंद कर देंगे। अब इसमें लिखा है अब क्या होगा, तो ये प्रश्न पूछा जा रहा है ना, तो प्रश्न सूचक चिन्ह लगाएंगे, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, दोहरा उद्धरण चिन्ह। फिर है आहा, अब आपके मन के भाव निकले ना, आहा, तो विस्मयादि बोधक चिन्ह, आहा के बाद आप इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। कैसे, काले काले मेघ चारों ओर से घिर कर आकाश पर छा गए हैं, काले काले के बीच में आप ये योजक चिन्ह लगा दीजिए, छोटा सा काले काले के बाद, और अंत में आपका पूर्ण विराम आ जाएगा। फिर है गीता का वचन है, वचन है हमारा, एक वाक्य खत्म हो गया है लेकिन हमें विराम लेना है। वचन है, कर्म करो किंतु फल की इच्छा न रखो, तो यहाँ पर उसके कहे गए कथन है। वचन है के बाद आप कॉमा लगाएंगे और उसकी कोट को डबल इन्वर्टेड कोट में बंद कर देंगे, पूर्ण विराम लगा देंगे। अब यहाँ पे भी दो वाक्य हैं, कर्म करो, तो इसी के अंदर जब आप लिखेंगे ना कर्म करो, यहाँ पे भी आप इसको अर्धविराम के द्वारा, अर्धविराम कहाँ पे होता है, जहां पर दो वाक्यों के बीच में हम विराम लेते हैं। अब वो अलग भी नहीं है, मतलब पूर्ण भी नहीं है, पूरा भी नहीं है, आधा आधा करके हम विराम ले रहे हैं, किंतु फल की इच्छा ना रखो। अब प्रश्न संख्या 15 है। 15 में देखिए, निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन कीजिए।
उस आदमी ने कल चोरी की थी, मिश्र वाक्य में बदलना है। मिश्र वाक्य में जहां पर एक प्रधान होता है, दूसरा उस पर आश्रित होता है, तो आप लिखेंगे यह वही आदमी है जिसने कल चोरी की थी। ध्यान से समझना, आप खुद लिख लेंगे। यह वही गांव है जहाँ के लोग कसरत के शौकीन हैं। सरल वाक्य, सरल वाक्य में एक ही समापिका क्रिया होती है, क्रिया एक ही आनी चाहिए। तो आप लिखेंगे इस गांव के लोग कसरत के शौकीन हैं। ध्यान से समझिएगा। फिर है मैं नित्य व्यायाम करके स्नान करता हूँ। संयुक्त वाक्य में दो अलग अलग वाक्य होते हैं, दो अलग अलग क्रियाएं होती हैं जिनको समुच्चय बोधक की सहायता से जोड़ते हैं। तो मैं नित्य व्यायाम करता हूँ और स्नान करता हूँ, और फिर स्नान करता हूँ। फिर है उसने मेरी किताब ली है। मिश्र वाक्य में, मिश्र वाक्य में एक प्रधान एक आश्रित होगा, तो आप लिखेंगे यह वही है जिसने मेरी किताब ली है। अगला है उसने खाना खाया और सो गया। सरल में करना है वह खाना खाकर सो गया। अगला है नीचे लिखे वाक्यों की रचना के आधार पर वाक्य भेद बताइए। अब पहला है खेल बड़े सुंदर होते हैं। एक ही तो वाक्य है, तो आपका क्या हो जाएगा? सरल। एक ही क्रिया ये है। उसने कपड़े डाले और बाजार चला गया, तो और से क्या हो जाएगा? ये संयुक्त हो जाएगा। हमने इस वर्ष दशहरे का उत्सव उत्साह से मनाया। एक ही वाक्य है, तो ये हो गया सरल। बच्चे वैसा करते हैं जैसा उन्हें सिखाया जाता है। दो अलग अलग वाक्य हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं, तो मिश्र हो गया। जैसे ही वह बिस्तर पर लेटा वह सो गया। यहाँ पर भी दो आपके वाक्य हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं, तो मिश्र हो गया। अगला आपको 17 खुद ढूंढना है। इसमें महादेव किसको कहते हैं? शिव को कहते हैं। तो आप एक एक पर्यायवाची शब्द छांट कर लिख देंगे। फिर अगला है यदि मैं पक्षी होता या होती विषय पर 100 से 150 शब्दों में अनुच्छेद लिखना है, शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है। ये भी आपको स्वयं करना है। सबके अपने अपने विचार इसमें आने चाहिए। तो ये मैं आपको नहीं बताऊंगी, ये आप खुद मुझे देंगे काम करके, तो मैं देखूंगी कि आप लोगों के क्या क्या विचार हैं। कुछ भी आप लिख सकते हैं कि यदि मैं पक्षी होता तो खुले आसमान में उड़ पाता, भूमंडल में विचरण करता, इच्छानुसार भोजन करता, वृक्षों की शाखाओं में बैठता, वृक्षों की शाखाएं मेरी शैया मतलब सोने वाला स्थान, मेरा जीवन स्वतंत्र और स्वच्छंद होता, मैं देश विदेश की भ्रमण करता। जो भी है आप कुछ भी मतलब लिख सकते हैं, ये आपके अपने विचार होने चाहिए। तो बेटा ये पाठ हमारा कंप्लीट हो गया। आशा है आपको समझ में आया होगा। अगर जहाँ पर भी आपको कहीं दिक्कत है, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको समझ में ना आई हो, तो आप बेहिचक मुझसे पूछेंगे। थैंक यू सो मच बेटा।